नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हाल ही में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित सामान्य विज्ञान की एक श्रृंखला की शुरुआत की है, जो कि तमाम प्रकार के वे प्रतियोगी परीक्षाएं जिनके अंतर्गत जिनके पाठ्यक्रम में सामान्य विज्ञान जुड़ा हुआ है, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि जब हमसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, किसी भी विषय से संबंधित प्रश्न आप ले लीजिए, अगर उस विषय से संबंधित शब्दकोश हमारा मजबूत नहीं है तो हमारा उत्तर जो है वो उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप मेरे साथ उस सफ़र पर लौट रहे हैं जो कि आपको अपनी पुरानी बचपन की यादें ताज़ा करवाने वाला है, क्योंकि इस सफ़र में हम शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के साथ में, है ना। तो हम तमाम उन शब्दों को देखेंगे जिनको रिवीजन की कमी की वजह से हम अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि हम कहीं भूल गए हैं या वो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में कहीं खो गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 2 से। ये हमारा दूसरा वीडियो है। मुझे उम्मीद है आपने पहला वीडियो ज़रूर देख लिया होगा, उसके बाद ही दूसरे लेक्चर यानी दूसरे वीडियो पर आप आए हैं। इसका शीर्षक है भोजन के घटक। और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, कि आखिर इस वीडियो को देखने के बाद, इस अध्याय को समझने के बाद वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी विषय वस्तु है जिसके विषय में हम जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, 4 चीज़ें हैं जो इस अध्याय को देखने के बाद हमें समझ में आने वाली है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में प्रतिदिन ग्रहण करते हैं, उनमें आखिर क्या होता है जिसके वजह से हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। पहले हम नाम जानेंगे, फिर हम ये जानेंगे कि ये पोषक हमारे शरीर में कौन कौन सी भूमिका अदा करते हैं, कौन कौन से अहम किरदार निभाते हैं। इसके बाद हम ये जानेंगे कि एक संतुलित आहार क्या होता है। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ये सभी प्रकार के पोषक जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो समाहित जिस आहार में होते हैं, संकलित होते हैं, उसे ही हम संतुलित आहार कहते हैं। इसके बाद में हम ये भी जानेंगे कि अभावजन्य रोग क्या होते हैं। ये हम अब इस अध्याय के अंत में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, उसमें विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, पोषक उपस्थित होते हैं। और शरीर के जितने भी कार्य आप करते हैं, है ना, सुबह उठने के बाद रात को सोने के पहले, जागृत अवस्था में आप जो भी करते हैं, इवन यहाँ तक के कि आपका देखना, आपका सुनना, आपका सोचना, आपका समझना, ये सब चीज़ें भी जो आप करते हैं, ये सब की सब पोषक तत्वों की उपस्थिति की वजह से पूरी हो पाती है। हमारे शरीर को इन पोषक तत्वों की महती और अनिवार्य आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व जो हैं वो निम्नलिखित हैं। यदि कोई आपसे पूछे तो आप इनके नाम बता सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा और खनिज लवण। निश्चिंत रहें, हम इन सब के कार्य भी जानेंगे। दोस्तों, इसके अलावा हमारे भोजन में फाइबर और जल भी सम्मिलित होते हैं जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। जल तो ठीक है, फाइबर जो है वो क्या करता है, मैं आपको बता दूं कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसके बाद जब भोजन पच जाता है तो उस भोजन को हमारे शरीर से निकालने के लिए जो सबसे ज़्यादा सहायक होता है वो होता है फाइबर। आप जानते हैं कि कई ऐसे फल भी होते हैं जिनमें फाइबर होता है, वो फाइबर युक्त तो होते हैं। ठीक है, इसके बाद में वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना है, याद रखने की ज़रूरत है कि ऊर्जा देने वाला भोजन किसे भी कहा जाता है, वो है वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप कभी किसी चिप्स का पैकेट खरीद कर मार्केट से चिप्स खाते हैं तो आपको तुरंत में जो है एक तरह की एनर्जी, एक ऊर्जा महसूस होती होगी। कारण यही है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। हालांकि उसके अपने एक नुकसान भी है चिप्स खरीद के खाने के, उससे आप भली भांति परिचित हैं। यहाँ पर ये चित्र है, इसमें हमने ये दर्शाने की कोशिश की है कि वसा हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों से मिलता है और कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे अगर मैं कार्बोहाइड्रेट से संबंधित स्रोत की बात करूं तो कुछ नाम आपके सामने आते हैं: गन्ना, पपीता, तरबूज, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, आम, शकरकंदी, आलू आदि, है ना। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि ये विभिन्न पोषक
हमारे शरीर के लिए आखिर क्या करते हैं? भाई हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण तो हैं, हम जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसमें भी है, लेकिन ये आखिर हमारे शरीर में ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर को इनकी इतनी महती और इतनी अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझने से पहले आप समझिए कि पोषक तत्व की परिभाषा क्या हो सकती है या क्या दी जा सकती है। तो जब भी आपसे कोई कहे कि पोषक तत्व की परिभाषा दीजिए, तो आप कहेंगे कि ऐसे पदार्थ या तत्व जो जीवों की अनेक प्रकार की जैविक कार्यों के संचालन में, है ना, संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। हम जो भी काम करते हैं अपनी पूरी जागृत अवस्था में, उनको करने के लिए जो भी पोषक तत्व हैं वही हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, हमारे शरीर के लिए, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अभी हमने देखा था पोषक तत्व के नामों में कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व है ना। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में शक्ति उत्पन्न करने का एक प्रमुख स्रोत है, ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। शरीर जो भी कार्य करता है ना, उसके लिए उसे जो ऊर्जा मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, जिसकी आवश्यकता होती है, उसे यह ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही तो प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद में आप ये भी समझिए कि कार्बोहाइड्रेट आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाने का कार्य करता है। देखिए कितने सारे काम कर रहा है, शरीर में शक्ति उत्पन्न कर रहा है, ईंधन का कार्य कर रहा है शरीर के लिए, ऊर्जा भी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिल रही है। और इसके साथ ही साथ जो हमारा पाचन तंत्र है उसको भी कौन मजबूत बना रहा है? कार्बोहाइड्रेट, है ना। इसके अलावा आपने इम्यून सिस्टम ये शब्द पिछले 2 वर्षों में बहुत बार सुना होगा कोरोना काल के दौरान। तो मैं आपको बता दूं कि जो इम्यून सिस्टम है उसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ती है उसे भी बढ़ाने में सहायक जो होता है वो होता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। और इसी के साथ आप ये भी देख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट लेने से शरीर में कभी कमजोरी नहीं आती है, और यह शरीर की कमजोरी दूर करने में भी क्या है? सहायक होता है। तो ये तमाम बातें, तमाम चीज़ें कार्बोहाइड्रेट के विषय में अभी आपने जानी, ठीक है। इसके बाद में अब अगले पोषक तत्व की ओर बढ़ते हैं जो है प्रोटीन। ये सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सभी का कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर के लिए है जो ये करते हैं। प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन में सबसे पहले आप ये जानिए कि ये शरीर वर्धक भोजन प्रोटीन को जो है कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये इसके बाकी कामों को पढ़ करके आप समझ जाएंगे। जैसे प्रोटीन जो है वो क्या करता है? त्वचा, रक्त, मांसपेशियों और हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन जो है वो नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए भी बहुत ही आवश्यक होता है। आप जानते हैं कि कोशिका जो है वो हमारे शरीर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई होती है ना। इसके बारे में हम अगले लेक्चर्स में और विस्तार से जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो कोशिकाओं के निर्माण के लिए भी जो आवश्यक है वो है कौन? प्रोटीन। और प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वो शरीर की आधारभूत संरचना की स्थापना तथा एंजाइम के रूप में शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करना होता है। देखिए कोशिका जो होती है जिसके बारे में मैं आपसे भी कह रहा था, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि एक बहुत बड़ी इमारत है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो उसमें जो भूमिका एक ईंट की होती है वही भूमिका हमारे पूरे शरीर में एक कोशिका की होती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जो बहुत सारी जैव रासायनिक क्रिया हैं उसका जो संचालन करना होता है कि नहीं, वो भी प्रोटीन के जिम्मे आता है ये काम, है ना। इस यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोटीन का मुख्य कार्य जो है वो शरीर की आधारभूत संरचना की स्थापना करना है और इसके साथ ही एंजाइम के रूप में शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करना भी है। इसके बाद में एक और चीज़ है जो प्रोटीन के बारे में लिखी है कि मानव शरीर के द्वारा प्रोटीन जो है वो विकास तथा रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी हम व्यायाम करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि हम ऐसा भोजन ग्रहण करें जो कि प्रोटीन युक्त हो। इसके बाद में अब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे, बारी आती है किसकी? वसा की। तो वसा भी जो है वो ऊर्जा का एक प्रमुख साधन है और ऊर्जा देने के साथ साथ ये हमारे शरीर के तापक्रम को स्थिर रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है।
यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात आ गई है शरीर के तापक्रम की, है ना। आपने देखा होगा कि जब ठंड का मौसम आता है तो हमें बहुत ठंड लगती है और गर्मी के मौसम में हमें बहुत अधिक गर्मी महसूस होती है। अब आप कहेंगे सर ये क्या आप बचकानी बात कर रहे हैं, ठंड के मौसम में सभी को ठंड लगती है, गर्मी के मौसम में गर्मी लगती है, तो सबको पता है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या अभी कभी आपने ये नोटिस किया है कि आपको ठंड या गर्मी क्यों लगती है? तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी हमारा जो वातावरण है, जो जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, उसका जो तापमान है वो हमारे शरीर के तापमान से अधिक हो जाता है, तब हमें गर्मी महसूस होती है। ठीक है। और जब तापमान जो वातावरण का है वो हमारे शरीर के तापमान से कम हो जाता है, तब हमें ठंड लगना महसूस होती है। ये पूरा का पूरा जो विज्ञान है, ये एक तरह से आप कह लीजिए कि बैलेंस पर आधारित है, संतुलन पर आधारित है। आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि जब एक मौसम ऐसा भी आता है कि आपका मन करता है कि आप कुछ ओढ़ लें, और जब आप कुछ ओढ़ते हैं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, अब ओढ़ने से काम नहीं चल रहा है, इसको जो है हमें उतार देना चाहिए। तो एक पैर जो है हम कई बार अपनी रजाई या कंबल में से बाहर निकाल लेते हैं, तब हम ठीक महसूस करते हैं, है ना। हालांकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वातावरण और हमारे शरीर के तापमान का संतुलन पूरी तरह से बना रहे। ठीक है। तो वसा का क्या काम है? वसा का यही काम है कि वो हमारे शरीर के तापक्रम को स्थिर रखने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है। अब समझिए कि वसा जो है वो शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में भी सहयोग करता है। हम विभिन्न प्रकार की जो क्रिया करते हैं उसके लिए भी हमें हमेशा तत्पर बना के रखता है। कौन? वसा यानी फैट। इसे शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है ना। आप याद रखेंगे, अक्सर वसा और कार्बोहाइड्रेट में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएगा और आप कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे। वसा का शरीर में अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाना उचित नहीं होता है दोस्तों। यह संतुलित आहार द्वारा आवश्यक मात्रा में ही शरीर को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, है ना। कोई भी चीज़ अगर हमारे शरीर के लिए अच्छी है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हम उसका अति प्रमाण में उपयोग करें, ज़्यादा ले लें ज़रूरत से, है ना। आप जानते हैं कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। आपने सुन रखा होगा, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, और अति का भला न बोलना, और अति की भली न चूप। ठीक है। वसा जो है वो शरीर की प्रोटीन की बचत भी करती है ना। तो देखिए वसा हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सभी पोषक तत्व भी महत्वपूर्ण है ही। अब बात कर लेते हैं किसके विषय में? खनिज लवण के विषय में। तो दोस्तों शरीर का जो उचित विकास है हमारा, है ना, समुचित विकास कह लीजिए, उसके लिए और हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक खनिज लवण हमारे लिए उपलब्ध हो पाए हमारे शरीर को, क्योंकि हर तरह का खनिज लवण हमारे लिए आवश्यक है, और शरीर की जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। जैविक क्रियाएं क्या होती हैं ये हम आगे के लेक्चर्स में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, श्वसन, पाचन, भोजन का ये तमाम चीज़ें जो आती है ये जैविक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। यानी वो तमाम चीज़ें जिसका हम रोज़ जिंदा रहने के लिए उपयोग करते हैं, हमारा शरीर प्रयोग करता है, वो सब जैविक क्रियाएँ कहलाती हैं। विभिन्न खनिज लवण, उपयोग और उनके स्रोत अब हम देखते हैं विस्तार से। देखिए ये खनिज लवण वाला जो है कॉलम है, मैं इसे रेड लाइन से अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ पर है महत्व इन खनिज लवणों के, और इसके बाद में है इनके स्रोत। ठीक है। तो सबसे पहले जो नाम आप देख रहे हैं वो है किसका? कैल्शियम का, है ना। आपने कई बार सुना होगा डॉक्टर को कहते हुए कि भैया आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है ना। तो समझिएगा इसका महत्व क्या है। ये हमारी अस्थियों और दांतों का निर्माण करता है। ठीक है। पेशियों का नियंत्रण भी इसी के अंतर्गत होता है, कैल्शियम ही करता है। और रक्त का थक्का जमाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। जब भी हमें कहीं चोट लग जाती है ना, या कई बार ब्लड टेस्ट करवाया होगा आपने। ब्लड टेस्ट जब करवाते हैं तो जो डॉक्टर है वो क्या करता है, हमारे शरीर में से जो जहाँ से खून निकालता है वहाँ पर हम रुई रख लेते हैं और फिर खून बहना बंद हो जाता है। तो वो कमाल रुई का नहीं होता, हमारे शरीर में बहने वाले रक्त की एक गुणवत्ता का होता है, जो क्या करता है, रक्त का थक्का जमा देता है, जिससे कि खून बहना कुछ ही मिनटों में बंद हो जाता है। तो वो रक्त का थक्का जमाने में भी सहायक कौन है? कैल्शियम है। और स्रोत क्या है? किन किन चीज़ों से, किन किन खाद्य पदार्थों से हमें कैल्शियम प्राप्त होता है हमारे शरीर को? दूध से, अंडे से, हरी पत्तेदार सब्जियों से। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अब आ जाते हैं क्लोरीन के विषय में जानने के लिए। क्लोरीन की अगर बात करें तो ये क्या करता है? ये तंत्रिका तथा आमाशय के कार्यों में बहुत ज़्यादा सहायक है दोस्तों, सहायक है। और इसके जो स्रोत हैं वो हैं अनाज, फल और नमक, है
है ना। नमक एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत ही बराबर मात्रा में, संतुलित मात्रा में उपयोग करनी चाहिए। वो ना ही ज़्यादा अच्छा होता है और ना ही कम। इसके बाद में बारी आती है फॉस्फोरस की। कोशिकाओं को ऊर्जा और अस्थियों और दांतों का जो निर्माण है, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण कार्य जो हैं फॉस्फोरस के जिम्मे आते हैं। दूध, अंडा, मछली और दाल, ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, जिनसे हमारे शरीर में फॉस्फोरस जो है उसकी कमी पूरी हो जाती है। फॉस्फोरस हमें दूध, अंडा, मछली, दाल आदि चीज़ों से मिलता है। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करते हैं। फॉस्फोरस के बारे में मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ कि जब भी क्या होता है ना कि जैसे कोई मृत व्यक्ति को जलाया जाता है, उसका दाह संस्कार किया जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि उसकी हड्डियाँ जो हैं वो रात्रि के समय में चमकती हैं। तो वो फॉस्फोरस की वजह से ही होता है। फॉस्फोरस जो है वो एक तरह की चमक पैदा करता है। इसके बाद में बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो कुछ एंजाइमों के लिए ये आवश्यक होता है। पेशियों और तंत्रिकाओं पर जो है इसका नियंत्रण यही स्थापित करता है मैग्नीशियम। हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उससे हम अपने शरीर में मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब बारी आती है आयोडीन की। आपने अक्सर इसे नमक के साथ में सुना होगा, है ना। तो भोजन के ऑक्सीकरण का जो नियंत्रण करता है वो आयोडीन ही करता है। ऑक्सीकरण क्या होता है, ये तमाम चीज़ें हम आगे के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। हम पूरी तरह से रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये सभी चीज़ों को समझेंगे। समुद्री नमक में ये पाया जाता है आयोडीन, मछली में, और आयोडाइज्ड नमक में भी ये पाया जाता है। इसके बाद में बारी आती है लोहे की। तो लोहा यानी आयरन जो है, यह भी बहुत ही मुख्य खनिज है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि एक रोग होता है एनीमिया, उसमें हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो उसमें यही होता है, आयरन जो है, लोहा जो है वो कम हो जाता है हमारे शरीर में। तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो है वो करना लोहे का मुख्य काम है। और जो स्रोत है जिनसे हमें ये प्राप्त होता है वो है दाल, मांस, केला, सेब और हरी पत्तेदार सब्जियां। अब बात करते हैं विटामिन की। ठीक है, तो विटामिन जो है वो एक बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। ये घावों को ठीक करने में, घाव जो हो जाते हैं हमारे शरीर में, उनको ठीक करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाने में, मांसपेशियों में तथा त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए कई तरह के विटामिन की आवश्यकता होती है। अब हम इसको और विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन पे हम आ गए हैं विटामिन के बारे में। तो देखिए, ये कुछ प्रमुख विटामिन हैं, इनके बारे में हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी को यहाँ पर आपके साथ साझा किया है। बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसकी खोज हुई थी 1909 में। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। विटामिन ए, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। खोज कब हुई है? 1909 में। इसका मुख्य कार्य क्या है? विटामिन ए का मुख्य कार्य जो है वो है आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, रतौंधी में ये बहुत ही लाभकारी होता है, और त्वचा संबंधित जो रोग होते हैं उसमें भी ये लाभकारी होता है। कई बार आपने देखा होगा, हमें कई सारी स्किन डिसीज़ का सामना करना पड़ता है। हमारी आँखों की जो रोशनी होती है वो भी कई बार कमज़ोर हो जाती है। आजकल स्क्रीनिंग का ज़माना है ना। तो इन सभी चीज़ों में विटामिन ए जो है वो बहुत ही लाभकर होता है। इसके बाद में विटामिन ए के स्रोत की बात करें तो गाजर में, पालक में, शकरकंद में, आम और अन्य जितनी भी हरी सब्जियां हैं उसमें हमें विटामिन ए मिल जाता है हमारे शरीर को। और विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो उससे जो होने वाले रोग हैं उनमें नाम आता है किसका? रतौंधी का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विटामिन B1 की। ठीक है, तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1912 में। और विटामिन ए की कब हुई थी? विटामिन ए की खोज हुई थी 1909 में। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो थायमिन यानी विटामिन B1 जो है, जिसकी खोज 1912 में हुई है, इसका मुख्य काम है कि ये दिमागी विकास में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। इसीलिए बहुत ध्यान से इस बात को समझिए कि आपका मटर खाना, केला खाना, संतरा खाना और सूखे मेवे खाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये दिमागी विकास में लाभकारी होता है ना। और विटामिन B1 की कमी में होने वाले रोगों की जब बात आती है तो एक नाम हमारे सामने आता है, वो है क्या? बेरी। ठीक है, इसके बाद में विटामिन B2 की बात करते हैं। तो विटामिन B2 है, इसका नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। इसकी खोज हुई है 1920 में। विटामिन ए की खोज कब हुई? 1909 में। विटामिन B1 की खोज कब हुई? 1912 में। और विटामिन B2 की खोज कब हुई? 1920 में।
आप समझ रहे हैं ना कि 20वीं शताब्दी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना? कितने सारे विटामिन खोजे गए। इसका मुख्य कार्य क्या है? त्वचा रोग में उपयोगी होता है और रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। विटामिन बी 2 के स्रोत की बात करें तो दूध और दूध से बने जितने भी उत्पाद हैं उनमें पाया जाता है, और मांस, अंडे, मछली में भी ये होता है। विटामिन बी 2 की कमी अगर हो जाती है तो आंखें लाल पड़ने लगती हैं, त्वचा फटने लगती है। ठीक है, ये इससे होने वाले रोग हैं इसकी कमी से। अब बात करते हैं विटामिन बी 3 की। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन। इसकी खोज हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। इसका जो मुख्य कार्य है वो है क्या? हृदय रोग, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, शारीरिक कमजोरी दूर करने में ये सहायक है। बताइए विटामिन बी 3 भी कितना महत्वपूर्ण है ना? कोलेस्ट्रॉल जैसे रोग, मधुमेह यानी शुगर जैसे रोग, हृदय रोग, शारीरिक कमजोरी को दूर ये कर देता है। और विटामिन बी 3 के जो स्रोत हैं वो है मशरूम, गाजर और मछली। विटामिन बी 3 में की जो कमी है उससे जो रोग होते हैं वो है क्या? त्वचा से जुड़े हुए कुछ विकार, जिनमें बाल सफ़ेद होना ये भी सम्मिलित है। फिर बारी आती है विटामिन बी 5 की। तो अगर इसकी बात करें तो इसका रासायनिक नाम है क्या? पेंटोथेनिक एसिड। इसकी खोज कब हुई? 1931 में। आप ये बात याद रखेंगे। इसका मुख्य कार्य क्या है? बालों से जुड़ी जो समस्या होती है, त्वचा रोग है, संक्रमण है, इन सभी में ये लाभकारी होता है। यही इसका महत्वपूर्ण कार्य है। और इसके अगर स्रोत की बात करें तो मांसाहारी भोजन, मछली और ब्रोकोली, ये सब आप खाएंगे तो आपके शरीर में इसकी कमी नहीं होगी। विटामिन बी 5 की कमी अगर हो गई तो उससे कौन सा रोग होता है? उससे जो रोग होता है वो है पेलेग्रा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पेलेग्रा का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं विटामिन बी 6 पर। तो विटामिन बी 6 का जो रासायनिक नाम है वो है क्या? पैरोडॉक्सामीन या पैराडॉक्सामीन। और इसकी खोज हुई थी 1934 में। और इसके जो स्रोत हैं वो है सूखे मेवे, केला और हरी सब्जियां। अगर इसकी कमी हो जाती है तो जो रोग, एनीमिया और त्वचा का रोग। फिर बारी आती है विटामिन बी 7 की। इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम है, ध्यान से समझिएगा, बायोटिन। इसकी खोज 1931 में हुई थी। और मुख्य कार्य क्या है इसका? झड़ते बालों की समस्या दूर करने वाला और बालों को घना करने में ये सहायक होता है। इसके स्रोत है अंडे और कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां। अगर बात करें इसकी कमी से होने वाले रोग की तो वो है पैरालिसिस यानी लकवा और बाल झड़ना। ये सब किससे होता है? विटामिन बी 7 की कमी से। अब बारी आती है विटामिन बी 9 की। तो इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। इसकी खोज हुई थी 1941 में। और इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, उसमें ये सहायक है और त्वचा रोगों में भी सहायक होता है। विटामिन बी 9 के जो स्रोत हैं वो है सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर सीड्स और हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, इसके बाद में बारी आती है विटामिन बी 12 की। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन और इसकी खोज हुई थी 1926 में, है ना? और इसके मुख्य कार्य क्या हैं? धूम्रपान, अल्सर, लिवर रोग के लक्षण कम करता है ये, इसमें ये सहायक है। और विटामिन बी 12 के स्रोत की अगर बात करें तो दूध है, मुर्गा है, मछली उत्पाद है, तमाम वो चीज़ें जो पशु और पशु उत्पाद पर आधारित होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये शाक सब्जियों में नहीं होता, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। फलों में अगर बात करें तो केले में ये पाया जाता है ना? विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला रोग जैसे कि एनीमिया, है ना? रक्त की कमी आप कह लीजिए, या रक्त में कुछ पोषक तत्व जैसे आयरन की कमी एनीमिया कहलाती है। फिर विटामिन सी, इसकी बात करें अब बी के बाद तो विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी खोज हुई थी 1912 में और इसका मुख्य कार्य है त्वचा उपचार, कैंसर, सूजन में, मधुमेह, सर्दी जुकाम, बवासीर, ऐसे जो तमाम रोग हैं इनमें बहुत ही लाभकारी होता है ना? विटामिन सी के जो स्रोत हैं अगर बात करें तो अनार, संतरा, नींबू, खट्टे फल जितने भी होते हैं उनमें विटामिन सी होता है। और आंवला, इसमें भी ये पाया जाता है। विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तो जो रोग होता है वो है क्या? स्कर्वी। अब आते हैं विटामिन डी पर। इसके रासायनिक नाम पर, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है एर्गोकल्सिफेरोल और कोलेलेकलीफेरॉल। ठीक है, इसकी खोज हुई थी 1918 में। मुख्य कार्य क्या है इसका? हड्डी और दांतों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। और विटामिन डी के जो स्रोत है वो है दूध उत्पाद और सूर्य का प्रकाश। और मैं आपको बता दूं कि इसकी कमी अगर हो जाए तो इससे रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अब हम आते हैं विटामिन ई पर। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है, आप, मेरी ऐसी उम्मीद है आप लोगों से कि अपेक्षा है कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं ना जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित होता है तो आप एक काम ज़रूर कीजिएगा कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा, है ना? तो उसमें आप नोट करते चलें साथ ही साथ।
तो विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। खोज इसकी 1922 में हुई थी। इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? त्वचा को नमी प्रदान करने में सहायक है, सेल्स निर्माण में भी सहायक है और बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, यानी लाभकारी है। विटामिन ई के स्रोत की बात करें तो दूध, सूखे मेवे, कीवी और हरी सब्जियों में ये पाया जाता है। और विटामिन ई की कमी से अगर हो जाए तो जो रोग होते हैं वो है जनन अंगों में कमजोरी, जनन शक्ति में कमी। इसके बाद बारी आती है विटामिन के की। तो विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है क्या? फिलोक्विनोन। इसकी खोज हुई थी 1929 में। मुख्य कार्य इसका क्या है? मासिक धर्म जैसी समस्या में ये लाभकारी है। और विटामिन के स्रोत की अगर बात करें के तो पत्तेदार सब्जियां, छिलके वाले अनाज और दाल। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो जो रोग होता है वो कौन सा होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा हो गया? विटामिन के, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं संतुलित आहार की। तो संतुलित आहार में अगर हम देखें तो एक संतुलित आहार क्या होता है? वह है जिसमें मानव शरीर के लिए आवश्यक सभी तत्व होते हैं, है ना। और एक संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फाइबर सभी आवश्यक घटक पाए जाते हैं। इसीलिए तो इसे संतुलित आहार कहते हैं, है ना। स्प्राउट्स हो गए, यानी कि जो भिगाकर हम रखते हैं ना मोठ, मूंग, चने को, और फिर जब वो अंकुरित हो जाते हैं, अंकुरित अनाज, ये भी बहुत अच्छा संतुलित आहार होता है। इसको आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा सलाद हो गया, हरी सब्जियां हो गई, ये सब चीज़ें। अब हम देखते हैं कि ये संतुलित आहार का महत्व क्या है। सबसे पहला महत्व क्या है कि संतुलित आहार अनेक रोगों तथा संक्रमण को रोकने में सहायक होता है ना। दूसरा क्या है कि इसमें मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारा इम्यून सिस्टम, यानी रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो हमें प्रदान करते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके बाद में यह मनुष्य के मानसिक क्षमताओं और स्मरण शक्ति में भी वृद्धि करता है। साथ ही साथ ये संतुलित आहार आयु और लंबाई के अनुसार उचित शारीरिक वनज को बनाए रखने में भी बहुत मदद करता है। इसके कहने का, इस वाक्य का मतलब ये है कि जो हमारी उचित शारीरिक वृद्धि है उसको ये ध्यान में रखता है। कई बार आपने एक विषय पढ़ा होगा, एक महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में पढ़ा होगा, कुपोषण, है ना। उसके बारे में भी हम आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। अब समझिए, छिलका उतारकर यदि सब्जियों तथा फलों को धोया जाता है तो संभव है कि अनेक कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण जो हैं वो पाए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। यदि भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि ऐसे में हो जाती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, पर्याप्त पानी होना चाहिए, है ना। आपकी थाली, आपकी सेहत, हेल्दी ऑयल, सब्जियां जो है 40%, फल 10%, अनाज 25% और प्रोटीन उसमें 25% होना चाहिए, या इनके स्रोत जिनसे ये मिलता है। अब हम देख लेते हैं इस अध्याय और इस लेक्चर का अंतिम बिंदु कि अभावजन्य रोग क्या है। दोस्तों, एक या एक से अधिक जब पोषक तत्व का अभाव हमारे शरीर में हो जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट की कमी या किसी विटामिन की कमी, है ना, तो हमारे शरीर में क्या होता है, उनकी कमी से होने वाले रोग हो जाते हैं, रोग या विकृतियाँ। अभी हमने देखा ना कि तमाम विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, है ना। तो इसे ही कहते हैं अभावजन्य रोग। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें ही हम अभावजन्य रोग कहते हैं। बहुत ही लंबे समय से हमारे शरीर में किसी विटामिन की कमी थी और उससे एक रोग हो गया तो अब वो कहलाएगा अभावजन्य रोग, क्योंकि वो अभाव से हुआ है, किसी विटामिन के, किसी पोषक तत्व के। साथियों, यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक के अनुपस्थित रहते हैं तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला हो जाता है। ठीक है, ये एक तरह का क्रम आप यहाँ पे देख सकते हैं। विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोगों का यहाँ पे दर्शाया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे विटामिन ए, अगर इसकी कमी हो जाए तो रतौंधी, संक्रमणों का खतरा और जीरोप्थलेमिया और मोतियाबिंद, त्वचा शुष्क और शल्की, ये सब हो सकता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। बी2 की कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। बी3 की कमी से त्वचा पर दाद, खाज, खुजली, ये सब हो जाना। बी5 की कमी अगर है तो बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना।
एनीमिया त्वचा रोग है ना, ये सब B6 की कमी से होता है। B7 की कमी हो जाए तो लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना होता है। B9 की कमी हो जाए तो भी यही सब चीज़ें होती हैं। B12 की कमी से एनीमिया, पेचिश रोग हो जाता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी ये रोग होता है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया ये सब आप देख सकते हैं कि ये सब होता है। विटामिन E की कमी हो जाए तो जनन शक्ति कम होती है। और विटामिन K अगर कम हो जाए हमारे शरीर में तो रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। ठीक है, ये तमाम जो जानकारी हमने आपको इस वीडियो लेक्चर में दी है मेरे नज़रिए में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर इस वीडियो के नोट्स जो हैं वो बना लें इस वीडियो को देखते हुए, है ना। और भी बहुत सारी जानकारी इसके नोट्स के संदर्भ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। और इसी तरह अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए, है ना। और शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। जल्दी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।